मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना में लेफ्ट का कार्यक्रम और मंच पर जेडीयू के शीर्ष नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से वो अपील करते हैं जिसके लिए कांग्रेस के लिए अपील है। ये आपको बता दें कि अपील उन्होंने की और उन्होंने कांग्रेस से कहा कि अब देर ना करें, बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट कीजिए, तय कीजिए कहां कहां कौन लड़ेगा। और इसके साथ ही नीतीश ने बड़ा दावा किया है कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई तो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 100 सीट से भी कम में सिमटवा दिया जाएगा। जेडीयू नेता के इस दावे में कितना दम है? दावा हवा हवाई है या वाकई विपक्षी एकजुटता ऐसा करिश्मा कर सकती है? करेंगे इस मुद्दे पर आज चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। दो 2024 के आम चुनाव को लेकर कई बड़े पार्टियों ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। विपक्षी दलों ने बीजेपी को हराने के लिए एक पुराने प्लान को फिर से हवा दी है। जी हां, एक बार फिर सियासी गुटों ने एक होने का फैसला किया है। 18 फरवरी को पटना में आयोजित सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय कन्वेंशन में नीतीश कुमार ने बीजेपी को 100 सीटों के नीचे समेटने का प्लान बताया है। नीतीश कुमार का मानना है कि अगर साल 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों का गठबंधन हो जाए तो बीजेपी को 100 सीटों के नीचे समेटा जा सकता है। नीतीश कुमार ने सम्मेलन में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस को आगे आना चाहिए और विपक्षी एकजुटता में देरी नहीं करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनका इस पद को लेकर की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। सीएम नीतीश कहते हैं कि हम तो केवल बदलाव चाहते हैं, जो सब तय करे वही होगा। बिहार में विपक्षी दल एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस नेतृत्व से अपील है कि सब एकजुट हुए तो बीजेपी 100 सीट के नीचे निपट जाएगी। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताजा पाए हुए हैं, पार्टी के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। दिन में सपने देखने पर कोई मनाही है क्या? मनाही नहीं है। 14 याद करें नीतीश कुमार, फिर आए 19 में साथ उनके एमपीज में भगदड़ मची हुई हम जानते हैं। 24 में वही होगा। बीच में तो बहुत जगह हुई, यूपी में भी यही बोले, बाकी जगह बोले। फिर कह रहा हूं, देश बदल गया है, देश के लोगों की सोच बदल गई है। नरेंद्र मोदी गरीबों के नेता है, पिछड़ों के नेता है, देश के नेता है। पूरा देश। वहीं पूर्व विदेश मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने विपक्षी एकता का जिक्र करते हुए कहा कि सवाल ये है कि कौन पहले आई लव यू बोलता है। कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं और फिर बाद में वो ये कहें कि भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा जो भी है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सच्ची बात कह देते हैं। बीजेपी के मामले में अगले साल होने वाले आम चुनाव के पहले भी ये साफ है कि उनकी तरफ से पीएम का चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे, लेकिन विपक्ष की तरफ से अभी तक साफ नहीं है कि उनकी तरफ से पीएम पद का चेहरा कौन होगा। क्या 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी पीएम पद का चेहरा हो सकते हैं? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस मामले में किसी से पीछे नहीं है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव हो या बंगाल की सीएम ममता बनर्जी,
इन्हें भी पीएम बनना है। दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती का कद भी इनमें से किसी से कम नहीं और ऐसे कम से कम दर्जन भर नामों में नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है, जिनको प्रधानमंत्री बनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। नीतीश कुमार के दिए गए बयान 2024 में 100 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। नीतीश कुमार के इस दावे में आखिरकार कितना दम है और कौन होगा विपक्ष का पीएम चेहरा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वहीं जेडीयू प्रदेश महासचिव अनिल झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। AR कमलेश कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिका जी। अनिल झा जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, ये जो फॉर्मूला है वो किस आधार पर बनाया गया है? क्या विपक्ष को एक साथ जोड़ना आसान होगा? सुदर्शन चैनल के तरफ से आप सुदर्शन चैनल की प्रवक्ता एंकर हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं जी। देखिए, विपक्षी एकता को एकजुट करना, उसी का तो हर पूरे देश में हर स्तर से बिगुल फूका जा रहा है। बिगुल इसलिए फूका जा रहा है जो अभी जिस बात को आप तरजीह देना चाहती हैं, जो विपक्ष का नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा, बिल्कुल वो अभी मने विपक्षी, पूरे देश के विपक्षी जो बड़े बड़े नाम हैं, उनका दूसरा एजेंडा है। पहली एजेंडा है जो पूरे देश भर में, चाहे वो राज्य की रीजनल पार्टी हो या देश में जो हमारे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है या CPI-ML है, CPI है, ये सब राष्ट्रीय पार्टी थी, ठीक है, आज के डेट में जो भी हो जी। लेकिन इन लोगों का सोच यही है जो पहले हमारे हाथ की जो अंगुली अलग अलग है उसको पहले मुट्ठी बंद करके एक ताकत के रूप में अपने अपने पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता को ये समझावे कि मुट्ठी बंद करो, अलग रह करके हम जो है विपक्षी माने बीजेपी को जो है या मोदी जी को जो है परास्त नहीं कर पाएंगे। उन्हीं चीजों का CPI-ML का जो कल माने बड़े बड़े नेताओं का जो जमावड़ा हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था कल, उसमें हमारे माने ऐतिहासिक पुरुष, बिहार के विकास पुरुष नीतीश बाबू भी गए थे, उनको महागठबंधन में बुलाया गया था और हमारे महागठबंधन के जो सबसे दमदार दोस्त हैं तेजस्वी यादव जी, उप मुख्यमंत्री, वो भी उपस्थित। तो सबका सोच जो है सो एक ही है अभी फिलहाल कि 2024 में जो है तो सब विपक्षी पार्टी मिल करके और एक मत से जो है सो बीजेपी को 100 के आंकड़ा पर जो है सो ला करके पटकनी दे देना। अच्छा, अनिल जी, खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि देखिए आप एकजुटता और साथ ही क्रेडिबिलिटी की बात तो कर ही रहे हैं, वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि बिहार में खुद आरजेडी आपसे पीछा छुड़ाना चाहती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं। ये सब भ्रामक लोग जो है ना, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हर सभा में कहते हैं कि बहुत हद तक ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका काम है गड़बड़ करना। तो ये भ्रामक भ्रांतियां जो हैं, कुछ लोग में तो विपक्षीय पार्टी के लोग होंगे, जो साथ में है वो बहुत कम जो है सो रहते हैं। विपक्षी लोग यही काम सब करते हैं। चलिए, अब हमारे साथ अरविंद कुमार जी भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास आना चाहूंगी। अरविंद जी, अगर हम बात करें तो जहां एक और अब
विपक्षी पार्टियां एकजुटता होने की बात कर रही हैं और देखिए ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। 2014 में भी हमने देखा, 2019 में भी हमने देखा और अब 2024 को लेकर के भी यही स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी सर? कोई चुनौती नहीं है जी। नीतीश जी को बोल दीजिए कि वो भविष्यवाणी करने वाला जो ज्योतिष नहीं होता है उसकी दुकान खोल के बैठ जाए। अभी तो इतनी सारी पार्टियों को एकजुट करने बैठे हैं, पहले आपस में तो एकजुट हो जाए, उनका दल तो एकजुट हो जाए। उनका दल में भी उपेंद्र कुशवाहा अलग हैं और जितने उनके एमएलसी कई एक अलग हैं, उनके दल तो एकजुट हो न रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं कि 100 पे सिमटा देंगे। ये छोटी मुंह बड़ी बात है। इस तरह की अब उनको एक उम्र हो गया है, उम्र पे उनकी याददाश्त कमजोर पड़ गई है। अब उनको केवल कुर्सी दिख रहा है। एन केन प्रकार जनता का मैंडेट था, जनता के जनादेश जो बिहार में मिला था, उसको छोड़कर कई एक बार ठुकरा कर और वो दूसरे के साथ सिर्फ कुर्सी के लिए समझौता कर रहे हैं। तो अब उनको दिवा स्वप्न आया है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी। अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, बात नहीं करते हैं, साउथ में गए, किसी ने पूछा नहीं। और उनके दल में, दल के अंदर ही जो भगदड़ मची हुई है, जो विरोध हो रहा है, जितने लोग, तो भारतीय जनता पार्टी को ये ख्वाब दिख रहे हैं कि 100 में सिमटा देंगे। सबका अपना अपना मुंह है, बोलते रहे, बोलने जुबान है। संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और संविधान ने स्वतंत्रता दे रखी है अपने बोलने का, तो ठीक है, उनके अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई गाजर मूली नहीं है कि वो 100 पर सिमटा देंगे। भारतीय जनता पार्टी जनादेश लेकर सरकार में है और हम हमेशा 24/7 हम जनता के बीच रहते हैं। हमारा काम है कौन कितना पे सिमटा देगा नहीं देना, इस पर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा काम है भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए काम करना। और भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए कल्याण के काम में लगी हुई है, विकास के काम में लगी हुई है। और नीतीश जी कुर्सी के काम में लगे हुए हैं। अंतर यही है। तो अब उनकी स्वतंत्रता है, जो बोल ले। ठीक है, तो वो तो 2024 में देखा जाएगा सर। लेकिन वही हमारे साथ बात करें तो अब यार कमलेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी आना चाहूंगी। देखिए, आपके लिए तो ये अच्छी बात है कि एक तरीके से नीतीश कुमार का ये मानना है कि कांग्रेस के बिना भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता। कांग्रेस जो है एक विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, हमेशा से यह अपना जनता के बीचों में रहने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही कुछ अलग है, जो बीजेपी और संघी इसको समझ नहीं सकते हैं जी। वह गरीबों को हमेशा प्रताड़ित करने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी जो है वह हमेशा उसे उबारने का प्रयास करता है। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इसमें हमेशा से आगे रहा है और नेतृत्व करने की क्षमता यदि किसी पार्टी में है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, जो हम लोगों ने पिछले जितने भी 2014 के पहले जितने भी सरकारें हमारी आई उसमें हम लोगों ने साबित किया इस बात को। लेकिन तो सवाल देखिए, सवाल तो ये हो जाता है ना कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। सवाल तो इसी पर ही है। देखिए, आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, एकजुटता में वहीं कांग्रेस भी जिस तरीके से हमने देखना भारत जोड़ो यात्रा की है, सभी को जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन सवाल इसमें ये होगा कि अगर विपक्षी पार्टी एकजुटता करती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सभी को प्रधानमंत्री बनना है। जी बिल्कुल, 2024 में सारे दल अभी मिलके, जो हमारा पटना में ये माले का अधिवेशन था, उसमें सारे निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी को इसमें आगे अपनी भूमिका रखनी चाहिए और सारे दलों को एकजुट करने में अपनी अहम भूमिका के साथ आना चाहिए। तो वो अदर पार्टी भी समझ रही है कि यदि बीजेपी को और आरएसएस को यदि कोई पार्टी आज के समय में यदि कुछ बोल सकती है या उसके सामने में खड़ी हो सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, बाकी किसी दल में वैसा नहीं है। लेकिन ये रही बात नेता चुनने की, तो वो आपस में बैठ के जब हम लोग 24 का चुनाव लड़ेंगे उसके बाद वो निर्णय होगा, जो जितना सीट लाएंगे उसके हिसाब से वो आपस में वो कर लेंगे।
इसमें तो कहीं कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी। पेंच तो यही बस पहल फंसता है। करने की बात है। चलिए ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयकृष्ण जी, अगर हम बात करें तो सीधा सा सवाल इसमें यही है कि विपक्षी पार्टी एकजुटता की बात कर रही है, लेकिन आपसी मतभेद को कैसे खत्म किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अखिलेश, मायावती और राहुल एक तरफ आ जाते हैं। अगर हम इन तीनों चेहरे को देखें, कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सवाल भी आ जाता है। वहीं ममता और लेफ्ट के गठबंधन का भी सवाल आ जाता है। क्या आपको लगता है इतना आसान होगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये विपक्षी एकजुटता की जो कवायद चल रही है उसमें उत्साह ज्यादा और विश्वास कम लग रहा है। इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता की कवायद जब पहली बार शुरू की तो उससे पहले केसीआर पटना आए, अच्छी बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई। उसके बाद नीतीश जी दिल्ली गए और लगभग सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं के साथ उनकी वार्ता हुई जी। उस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचानक जो है वो केसीआर मीटिंग बुलाते हैं, रैली, और उसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी चले जाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चले जाते हैं। तो वहीं पर ये फूट दिख रही है साफ तौर पर। अब आप बताइए कि ये अभी कांग्रेस के साथ जो बात हो रही है, तो नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने लिए जगह तलाश रहे हैं और उनको पता है कि विपक्षी एकता की कवायद अगर सफल भी होगी तो वो आधी अधूरी ही हो सकती, क्योंकि वो जिस कांग्रेस के नेतृत्व की बात कर रहे हैं उस कांग्रेस के खिलाफ कई विपक्षी पार्टियां पहले से मोर्चाबंदी की हुई। तो ऐसी स्थिति में बार बार नीतीश कुमार जी का ये कहना कि भाई हम कोशिश करेंगे, अब बाकी दलों को तय करना है कि वो एकजुट होते हैं या नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो बार बार पटना से गुहार लगा रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी देर न करे, वो नेतृत्व के लिए हम लोगों को बुलाए। तो यहाँ तो अनिच्छा का भाव स्पष्ट हो रहा है कि जिसको आप नेतृत्व सौंपना चाह रहे हैं वही पार्टी जो है अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है और अभी तक एक साथ बैठ करके इस पर बात करना नहीं चाह रही है। तो इसमें दिक्कत तो ये आ रही है। तीसरी बात है कि बिहार से महागठबंधन में जो 7 घटक दल हैं, लगभग सबने नीतीश कुमार के नेतृत्व को 2024 के चुनाव के मद्देनजर स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी माले के महासचिव ने अपने अधिवेशन में कहा जो पीएम उम्मीदवार के बारे में, तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी के अलावे भी कई चेहरे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये तय करना होगा कि आपसी विश्वास की कमी इन लोगों के अंदर दिख रही, और जब आप आपस में ही विश्वास नहीं रखेंगे तो एकजुटता कहाँ से हो सकती। सवाल यहीं पर आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कि एकजुटता की बात की जा रही है, लेकिन वहीं क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। और अब देखना तो बिल्कुल ये होगा, काफी ज्यादा दिलचस्प भी होगा। लेकिन वहीं हमारे साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी से भी प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहूंगी। अरविंद जी, अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद ने भी ये बयान दिया, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे विपक्ष पर हमला। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बिहार तो संभल नहीं रहा है नीतीश कुमार से, और देश जोड़ने की, देश संभालने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए है। जो बिहार जंगल राज की ओर था 2005 में, उसके बाद 2010 तक वो पटरी पर आया और बिहार में विकास के कार्य हुए, बहुत सारी योजनाएं आई, सड़कें बने, बिजली आई, और पुनः सत्ता के गठजोड़ के चलते हम बिहारी फिर पलायन को मजबूर हैं। बिहार में वही अपराध, वही। आखिर नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियरिंग तो करते हैं, कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दिखता नहीं है कि बिहार के बच्चे का क्या हाल है, बिहार के जो युवा हैं उनकी क्या स्थिति है, बिहार में अपराध की क्या स्थिति हो गई है। तो इन सब चीजों को छोड़कर वो बिल्कुल अपने सत्ता में बने रहने के लिए, और उन्होंने रातों रात ये बिहार की जो जनता का दिया हुआ जनादेश था छोड़ कर चले गए। अब 24 में क्या होगा, ये तो दुर्भाग्य है बिहार का कि ये मुगालते में है, अपना देश नहीं संभल रहा है, घर नहीं संभल रहा है। 24 के पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल, इसको आप डायरी में नोट कर लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा
और 24 के पहले राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बिहार में वो लोग चलिए बनाएंगे। अनिल जी से जवाब ले लेते हैं हम। अनिल जी, अनिल जी आपको आवाज मिल पा रही है? अनिल जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? फिलहाल अनिल जी जी पूरा जो नीतीश सरकार ही आवाज नहीं मिलेगी। आप बिहार में बोलते रह जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। आज के दिन बहुत विचित्र स्थिति बन गई है। हमें बिहारी होने पर बड़ा ये हो रहा है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सरकार इन किन प्रकार बन गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इन्हें भी किसी तरह की आवाज सुनाई नहीं देंगी, क्योंकि सरकार ही बहरी है, सरकार आवाज नहीं सुन रही है। मैं क्या आपको बताऊं, बहुत विचित्र स्थिति है। और ख्वाब देख रहे हैं कि भारतीय जनता, अरे नरेंद्र मोदी एक ऐसे हैं जो सबके विकास की एक एजेंडा को लेकर चले हैं। देश छोड़िए, विदेशों में भी भारतीय का सर ऊंचा उठा हुआ है। और ऐसे स्थिति में इन लोग के पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इनके पास कोई न चेहरा है और न कोई इनकी एक विजन है। इनके पास विजन तो होनी चाहिए। ये तो बताएंगे ना कि हम प्रधानमंत्री विपक्ष बन के क्या करेंगे। कुछ नहीं है, अभी तो अपने घर में नहीं बैठे। अनिल जी से कमेंट ले लेते हैं। अनिल जी आपको आवाज मिल पा रही है? अनिल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार कांग्रेस प्रवक्ता भी बने हुए हैं कमलेश जी, उनके पास जाना चाहूंगी। कमलेश जी अगर हम बात करें तो आप जिस अलायंस की तस्वीर पेश करने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर हम बात करें पीएम कैंडिडेट्स के नाम की, तो राहुल गांधी का नाम उसमें शामिल है, ममता बनर्जी का नाम उसमें शामिल है, अरविंद केजरीवाल का नाम है, नीतीश कुमार का उसमें नाम है, केसीआर का नाम है, स्टालिन का नाम है, महबूबा मुफ्ती का नाम है। अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ अखिलेश यादव भी हैं, साथ ही मायावती भी है। कितनी बड़ी चुनौती तो आपके खुद के लिए भी है ये। देखिए कनिका जी, सबसे बड़ी बात है कि यदि बीजेपी के सामने कोई भी पार्टी यदि है और उसका कोई नेता यदि खड़ा है, तो सिर्फ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी खड़े हैं। उन्होंने 3500 किलोमीटर लगातार यात्रा करके इसको साबित कर दिया कि वो डरने वाले नहीं है। और रही बात बीजेपी को उखाड़ फेंकने की, तो संसद में भी हम लोगों ने जेपीसी की मांग की, इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री एकदम चुप रहे। हमने अडानी की बात की, ये एकदम चुप रहे। तो आज देश का जितना सारा जो भी इन्वेस्टर्स थे वो तो सारे खत्म। एक तरह से इतना पैसा देश का गरीब जनता का तो चला गया, जिसपे एक जवाब देने के लिए तैयार नहीं है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो उनका हम क्या, उनसे हम क्या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि वो देश के लिए क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो तो एकदम चुप्पी में साथ बैठे हैं। चलिए बिल्कुल, देखिए चुनौती तो अगर हम बात करें तो खुद विपक्षी पार्टियों के लिए भी बना हुआ है, क्योंकि एकजुटता लाना बेहद जरूरी है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर भी फैसला करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल सिर्फ इसमें ये खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है और ये कह दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों से समेट दिया जाएगा। फिलहाल इसमें देखना होगा इस दावे में, इस वादे में कितना ज्यादा दम है और साथ ही क्या विपक्षी पार्टियां एकजुटता दिखा पाएंगी। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।